हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे एक लिस्टेड कंपनी को कौन कौन से कंप्लायंसेस पूरे साल भर में करने होते हैं, कौन से क्वार्टरली कंप्लायंस होते हैं, कौन से हाफ ईयरली कंप्लायंसेस होते हैं और कौन से इवेंट वाइज कंप्लायंसेस होते हैं और उनकी क्या टाइमलाइन होती है, किस फॉर्म में उनको फाइल करना होता है और क्या उसकी रेगुलेशन है। ये सारा हम इस वीडियो में समझेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं क्वार्टरली रिटर्न्स कौन कौन सी हमें फाइल करनी होती है, कौन कौन से इंफॉर्मेशन हमें क्वार्टरली बेसिस पर बीएससी एनएससी की साइट पर अपलोड करना होता है एक लिस्टेड कंपनी को। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेशन 27(2) की, जो कि एलओडीआर की रेगुलेशन है, जिसमें हमें फाइल करना होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। तो ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है। विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको सबमिट करना है, पीडीएफ में सबमिट करना है। तब जब आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है तो नॉन एप्लीकेबिलिटी का आपको पीडीएफ के रूप में इंफॉर्मेशन फाइल सबमिट करनी रहती है बीएससी और एनएससी की साइट पर। और एक्सबीआरएल में फाइल करनी होती है आपको जब आपकी कंपनी पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट एप्लीकेबल है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको उसके अंदर फिल करना है कि आपकी कंपनी कंप्लाई कर रही है और उसको अपलोड करना है फ्रेंड्स। दूसरी जो रेगुलेशन है 74(5) की, जो सेबी डीपी रेगुलेशन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रेगुलेशंस के अंदर आता है, वो आपको फाइल करना होता है विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। और ये पीडीएफ में फाइल होता है। ये बेसिकली क्या है, एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट है जो कि आपको कौन देता है, आरटीए देता है। डीमेट और रिमेट कितने हुए हैं क्वार्टर के अंदर, वो आपको फाइल करना रहता है फ्रेंड्स। ऐसे ही रेगुलेशन 13(3) जो है वो है इन्वेस्टर कंप्लेंट। ये आपको आपका आरटीए बताता है बेसिकली। और स्कोर के पोर्टल पे भी अगर आप लॉगिन कर सकते हैं तो वहां पे भी आपका शो होता है कि आपकी कितनी कंप्लेंट्स आई है ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो ये अभी एक्सबीआरएल फॉर्म में फाइल होने लगा है। इससे पहले ये वेब बेस्ड था और उससे पहले ये पीडीएफ फॉर्म में हुआ करता था फ्रेंड्स। और विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको ये फाइल करना रहेगा। ऐसे ही रेगुलेशन 31(1)(b) जो है, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको फाइल करना है। क्वार्टरली बेसिस पे ये फाइल होता है फ्रेंड्स। मतलब आपको अपनी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की, आपके शेयर होल्डर कितने हैं, कितने प्रमोटर हैं, क्या उनकी शेयर होल्डिंग है, हर क्वार्टर में आपको फाइल करनी होती है। एक्सबीआरएल फॉर्म में ये फाइल होता है, पीडीएफ फॉर्म में फाइल नहीं होता है। विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर ये फाइल किया जाता है फ्रेंड्स। ऐसे ही नेक्स्ट जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन 76, ये भी सेबी डीपी रेगुलेशन के अंदर आता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रेगुलेशन के अंदर आता है, जिसके अंदर रिकॉन्सिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट होती है फ्रेंड्स। ये ऑडिट रिपोर्ट साइन करके कौन देता है, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी आपको ये रिपोर्ट साइन करके देता है। इसकी इंफॉर्मेशन आपको कहां से लेनी होती है, आरटीए आपका जो भी होगा वो इसकी इंफॉर्मेशन आपको देगा। फिर आप उस इंफॉर्मेशन को अपने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास शेयर करेंगे और वो आपको एक रिपोर्ट बना के देगा जिसे आप कहेंगे शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट। तो ये क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होता है, पीडीएफ और एक्सबीआरएल फॉर्म में ये फाइल होगा। और विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको ये फाइल करना रहता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं रेगुलेशन 35, रेगुलेशन 36 ऑफ पीआईटी रेगुलेशन। ये बिल्कुल नया आया है, 2-3 साल पहले ही ये कंप्लायंस आया था, जो कि है एसडीडी का। लेकिन अभी रिसेंट के टाइम में इसको कंपलसरी कर दिया गया है और हर कंपनी एसडीडी का कंप्लायंस कर रही है, सिस्टम ड्रिवन डिस्क्लोजर का। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको ये बताना होता है कि आपकी कंपनी के अंदर ऐसा सिस्टम है जो कि आप इंटरनली इंफॉर्मेशन शेयर करते हो किसी आउटसाइडर को या फिर अपने कंपनी के अंदर, तो वो आपको रिकॉर्ड रखना होता है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप उसको टेम्पर्ड नहीं कर सकते। आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने किसको वो इंफॉर्मेशन शेयर करी है, जिससे कि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो सके। ठीक है, ये क्वार्टरली बेसिस पर फाइल होता है। ये पीडीएफ और वेब बेस्ड दोनों है, मतलब वेब बेस्ड है, वहां पर आपको पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन आता है। विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर ये कंप्लायंस भी आपको करना रहता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं रेगुलेशन 33(3) की, जो कि बात करता है रिजल्ट्स की, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे आप रिजल्ट्स अपलोड करते हो बीएससी एनएससी की साइट पर। और रेगुलेशन 33(D) के अंदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ईयरली बेसिस पर आप अपलोड करते हो। मतलब बेसिकली ये कंप्लायंस दोनों हैं, आपका क्वार्टरली बेसिस पर भी है और ईयरली बेसिस पर। ईयरली में मतलब आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है, लेकिन हर क्वार्टर में आपको रिजल्ट्स
आपको अपलोड करने रहते हैं कंपनी के, जो कि पीडीएफ फॉर्म में भी होते हैं और एक्सबीआरएल फॉर्म में भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, पीडीएफ भी आपको अपलोड करनी होती है, उसके बाद आपको एक्सबीआरएल भी बनानी होती है और उसको भी अपलोड करना होता है फ्रेंड्स। तो विद इन 45 डेज होता है एवरी क्वार्टर, जब भी एंड होगा 45 डेज करना है 3 क्वार्टर के लिए। लेकिन जो लास्ट वाला फाइनल क्वार्टर होगा जिसमें ऑडिटेड बैलेंस शीट जाएगी, उसमें 60 डेज आपको मिलते हैं इसको फाइल करने के लिए। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसमें क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो होता है हर क्वार्टर के एंड वाले दिन में, मतलब लास्ट डे में आपको अपना विंडो जो है क्लोज करना पड़ता है। किसके लिए? प्रमोटर और जो इनसाइडर होते हैं उनके लिए। तो उनके लिए जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज हो जाती है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे क्वार्टरली कंप्लायंसेस जो कि एक लिस्टेड कंपनी को करने होते हैं। अगर कुछ छूट जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा कंप्लायंसेस छूट गया है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हाफ ईयरली कौन से कंप्लायंसेस हैं। तो हाफ ईयरली में एक कंप्लायंसेस यहाँ पे है रेगुलेशन 23(9) वाला, जिसमें हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमारी कंपनी में कितने हुए हैं उसका डिस्क्लोजर देते हैं। तो ये हाफ ईयरली है। और किस दिन होता है ये? ऑन द डे ऑफ पब्लिकेशन ऑफ स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिस दिन आपका स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अपलोड होंगे उसी दिन ये कंप्लायंस आपको करना है। अगर आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, आपकी कंपनी छोटी है, तो आप इसका नॉन एप्लीकेबिलिटी का फाइल कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं ईयरली कंप्लायंस कौन से होते हैं। तो ये है कुछ ईयरली कंप्लायंसेस जिसके अंदर आता है रेगुलेशन 49। 49 का मतलब है कि आपको एक सर्टिफिकेट देना है रेगुलेशन 40 सब रेगुलेशन 9 ऑफ एलओडीआर, जो कि रेगुलेशन 40(10) के अंदर जाता है। तो बेसिकली ये जो सर्टिफिकेट होता है इसके अंदर पीसीएस कंफर्म करता है कि कितने ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर हुए हैं, कितनी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आई है, ट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट आई है, और वो रिक्वेस्ट कंप्लीट की गई है टाइमली या नहीं। ये ईयरली बेस होता है और इसमें पीडीएफ फॉर्म में होता है और पीसीएस आपको ये सर्टिफिकेट देता है, वही आपको अपलोड करना रहता है। विद इन 30 डेज आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये करना रहता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं रेगुलेशन 7(3) की। रेगुलेशन 7(3) क्या होता है? एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट है जो कि एक कंप्लायंस ऑफिसर कंपनी का जो होता है, कंपनी सेक्रेटरी, वो और आरटीए मतलब जो आपका रजिस्ट्रार होगा, वो दोनों कंबाइन मिलकर एक सर्टिफिकेट देते हैं। किसको? बीएससी और एनएससी को, जो कि पीडीएफ फॉर्म में सबमिट होता है विद इन 30 डेज। 30 डेज आपको ये सबमिट करना रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेगुलेशन 24(a) की, जो कि सबमिट होता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये सभी कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जिन कंपनीज पर ये एप्लीकेबल होता है उन कंपनीज को एनुअल सेक्रेटेरियल कंप्लायंस सबमिट करना होता है विद इन 60 डेज। पीडीएफ फॉर्म में सबमिट होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं रेगुलेशन 31 और 32 ऑफ एसएएसटी। बेसिकली ये एक डिक्लेरेशन है बाय एनी पर्सन हैविंग मोर देन 25% ऑफ वोटिंग राइट्स और प्रमोटर के द्वारा अलोंग विद द पीएससी। ईयरली ये कंप्लायंस होता है। पीडीएफ के रूप में मेल आपको करनी होती है या फिर आप बाय कुरियर कर सकते हैं कंपनी की मेल आईडी पर और स्टॉक एक्सचेंज की मेल आईडी पर, और विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये कंप्लायंस होता है फ्रेंड्स। और रेगुलेशन 31(4) ऑफ एसएएसटी भी ईयरली कंप्लायंस है, जो कि प्रमोटर अलोंग विद द पीएससी डिक्लेरेशन होता है कि भाई उसके पास कितनी शेयर होल्डिंग है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये भी पीडीएफ के रूप में होता है। बेसिकली ये प्रमोटर का कंप्लायंस होता है जो कि हमारी कंपनी के ऑडिट कमेटी को देना होता है और स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होता है उनकी रिस्पेक्टिव मेल आईडीज पर। विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये कंप्लायंस होता है फ्रेंड्स। तो जनरली जब प्रमोटर या फिर वो पर्सन जिसके पास 25% से ज्यादा वोटिंग राइट्स है, वो अगर आपको इंफॉर्मेशन देता है, आप एज ए कंपनी भी स्टॉक एक्सचेंज में ये इंफॉर्मेशन सबमिट कर सकते हैं थ्रू मेल। ऐसे ही रेगुलेशन 34 सब रेगुलेशन 2(f) बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि एक नया अभी कंप्लायंस आया है, एप्लीकेबल अभी टॉप 1000 कंपनीज, जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है उन पर ही एप्लीकेबल है। ईयरली कंप्लायंस है, पीडीएफ के रूप में आपको सबमिट करना है और एनुअल रिपोर्ट के साथ इसको अटैच करना होता है फ्रेंड्स। तो ये आपके ईयरली कुछ कंप्लायंसेस हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट बेस्ड कौन कौन से कंप्लायंसेस होते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वेबसाइट अपडेट की। वेबसाइट अपडेट हमें कब करनी पड़ती है? जो हमारी वेबसाइट है वहां पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन
जैसे ही कोई इवेंट हैपन होता है कंपनी के अंदर तो वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अपलोड करनी होती है, वेबसाइट पर भी पब्लिश करनी पड़ती है कंपनी के। तो रेगुलेशन 46 सब रेगुलेशन 3 है और ये इवेंट बेस्ड होता है, विद इन 2 डेज ऑफ द इवेंट ये करना रहता है फ्रेंड्स। तो जैसे कि कौन कौन से इवेंट, मान लो फॉर एग्जांपल आपकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है तो उसका प्रायर इंटीमेशन आपने सबमिट कर दिया, जो नोटिस आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे रहे हो वही नोटिस आपको वेबसाइट पर भी डालना है। और इसके अलावा अगर मान लो आपका आउटकम आ रहा है या रिजल्ट आ रहा है तो भी वही रिजल्ट आप जो पब्लिश करते हो उसके बाद आपको वेबसाइट पर भी डालना होता है विद इन 2 डेज। तो इस तरीके से जो भी इवेंट आपकी कंपनी में हो रहे हैं वो इवेंट आपको अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करना होता है विद इन 2 डेज के अंदर। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है फ्रेंड्स, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको पेनल्टी आ सकती है। इसके अलावा रेगुलेशन 29, ये जो रेगुलेशन है एलओडीआर की, इसके अंदर जब भी हमारी कोई बोर्ड मीटिंग होने वाली होती है उसका हमें प्रायर इंटीमेशन देना होता है स्टॉक एक्सचेंज को, और ये इवेंट बेस आपका है जिसमें आपको XBRL में अभी अब शुरू हुआ है ये करना, और पहले PDF में ही केवल जाता था। तो XBRL और PDF में अभी दोनों तरह से ये फाइल हो रहा है, विद इन 2 डेज भी होता है, 5 डेज भी होता है, 11 डेज भी होता है, डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ द मीटिंग। तो इसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो प्रायर इंटीमेशन आपका रेगुलेशन 29 है, इसके अंदर बहुत सारे पर्पस हैं, वो सारे पर्पस के लिए अलग अलग टाइमलाइन दी हुई है फ्रेंड्स। अब ऐसे ही रेगुलेशन 30 है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग जाता है, इवेंट बेस होता है, PDF के रूप में ये सबमिट होता है, विद इन 30 मिनट्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ मीटिंग ये हमें सबमिट करना रहता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रेगुलेशन 30 की, जो बात करता है आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग। ये इवेंट बेस है, PDF के रूप में हमें सबमिट करना पड़ता है विद इन 30 मिनट्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो सबके लिए 30 मिनट्स नहीं है, लेकिन कुछ आइटम्स के लिए 30 मिनट्स आपका है जनरली, और कुछ के लिए ज्यादा का टाइमलाइन है। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है, तो उसको आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जैसे रेगुलेशन 36 के अंदर लिखा हुआ है चेंज इन डायरेक्टर्स, KMP और सीनियर मैनेजर, ऑडिटर और कंप्लायंस ऑफिसर में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उस केस में PDF के रूप में आपको विद इन 12 आवर्स, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिजिग्नेशन, और विद इन 24 आवर्स इन केस ऑफ रिजिग्नेशन, तो ये आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना रहेगा फ्रेंड्स। ऐसे ही रेगुलेशन 36 में ही 30 सब रेगुलेशन 6 में ही रिजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर है लिस्टेड कंपनी का, रीजन के साथ आपको इंटीमेट करना होगा BSc NSC पर विद इन 12 आवर्स और विद इन 24 आवर्स फ्रेंड्स। ऐसे ही अगर रिजिग्नेशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, विद डिटेल रीजन ऑफ द रिजिग्नेशन, आपको PDF फॉर्म में सबमिट करना है विद इन 7 डेज फ्रॉम द रिजिग्नेशन, ठीक है। ऐसे ही रेगुलेशन 36 के अंदर, मतलब 30 सब रेगुलेशन 6 के अंदर, लेटर ऑफ रिजिग्नेशन अलोंग विद द डिटेल्स रीजन ऑफ रिजिग्नेशन एज गिवन बाय द KMP और कंप्लायंस ऑफिसर और अ डायरेक्टर। अगर KMP कंप्लायंस ऑफिसर अगर रिजाइन कर रहे हैं, उनका रीजन क्यों रिजाइन कर रहे हैं, विद इन 7 डेज आपको फाइल करने को रहता है, तो इसको मिस मत कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं रेगुलेशन 34(1) की, ये एनुअल रिपोर्ट है फ्रेंड्स, ये ईयरली बेस होता है, बेसिकली इवेंट बेस कह लो या ईयरली कह लो, PDF के रूप में ये सबमिट होता है जिस दिन आपका नोटिस जो है डिस्पैच हो रहा है, कमेंस हो रहा है जिस दिन डिस्पैच के लिए, उसी दिन आपको स्टॉक एक्सचेंज को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है फ्रेंड्स। क्योंकि जो लिस्टेड कंपनी है, जब उसका नोटिस जाता है तो उसका लिंक जाता है, या फिर नोटिस के साथ एनुअल रिपोर्ट का लिंक भी जाता है, और साथ में एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज में भी वो होना चाहिए, प्लस आपके वेबसाइट पर भी वो लिंक अवेलेबल होना चाहिए, वेबसाइट पर भी आपकी एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं रेगुलेशन 47(3) की, जो बात करता है एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। तो इवेंट बेस है, जब भी आपकी मान लो रिजल्ट पब्लिश हो रहे हैं तो रिजल्ट के लिए आपको एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में भी डालना होता है, हिंदी और इंग्लिश। अगर मान लो कोई और अदर लैंग्वेज है, जहां पर जैसे मान लो साउथ की कोई लैंग्वेज है, तो आप उस लैंग्वेज में भी अपना एडवर्टीजमेंट डाल सकते हैं विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग इन केस ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट अप्रूव। तो 48 आवर्स के अंदर आपको पब्लिश करने होते हैं अगर आपका फाइनेंशियल अप्रूव हुआ है। अदरवाइज अगर जैसे AGM का नोटिस है तो उसमें कोई टाइम लाइन यहाँ पर नहीं दी हुई है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं रेगुलेशन 44(3) की, सबमिशन ऑफ वोटिंग रिजल्ट्स।
अब जब भी जनरल मीटिंग होती है, चाहे एजीएम हो या अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, तो उस केस में हमें ई वोटिंग करानी पड़ती है। तो ये भी एक इवेंट बेस्ड टास्क है और ये पीडीएफ के रूप में सबमिट होता है विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ शेयर होल्डर मीटिंग। तो जनरली होता क्या है, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होता है और स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट देता है, फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पे हमें जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको हमें इंटीमेट करना पड़ता है, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, अब बात करते हैं रेगुलेशन 39(3) की, इंटीमेशन ऑफ इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ लॉस्ट हो जाता है या ट्रांसमिशन है, तो हम डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं शेयर होल्डर्स को। तो ये भी एक इवेंट बेस्ड टास्क है, पीडीएफ के रूप में सबमिट होता है और विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द इवेंट ये सबमिट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ऐसे ही फ्रेंड्स और भी कई ऐसे टास्क होते हैं जो कि बड़ी लिस्टेड कंपनीज के अंदर होते हैं, जैसे कि प्रेस रिलीज हो गया या कोई और अगर टास्क हो गए जो यहाँ पे कवर नहीं है, तो आप बड़ी लिस्टेड कंपनीज के बीएसई या एनएससी की साइट पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से कंप्लायंस होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये कंप्लायंस समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर आप पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये मेल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसी तरीके से हम आगे भी मिलते रहेंगे और बीएससी और एनएससी के कंप्लायंसेस कैसे होते हैं उसके बारे में और अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय।